नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, अपने रीड साइंस में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप। ठीक है, पौधों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूर्णतः एनसीईआरटी की किताबों पर आधारित ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें पादप का आज टॉपिक रहेगा। और उसमें पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इधर आपको दिया हुआ है सूची जिसमें पादपों के नाम हैं, इधर पादपों के प्रकार हैं। टमाटर के सामने लिखा है साग, आम के सामने वृक्ष, नींबू के सामने झाड़ी और मनी प्लांट के सामने साग। तो देखिए साथियों, साग वो पौधे होते हैं जिनका तना बिल्कुल हरा होता है और कमज़ोर तना होता है। जैसे टमाटर का पौधा है वो साग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। आम है वो एक वृक्ष है, नींबू है वो एक झाड़ी की श्रेणी में आती है। ठीक है, लेकिन मनी जो प्लांट है, मनी प्लांट जो है वो साथियों साग नहीं है। ये क्या है साथियों, ये आरोही बेल है, आरोही बेल। ठीक है, आरोही बेल जिनको है ना वृद्धि करने के लिए ये ज़मीन पर एक प्रकार से बढ़ती हैं या किसी सहारे के माध्यम से ये ऊपर की तरफ वृद्धि करती हैं, है ना। तो आरोही बेल का उदाहरण है मनी प्लांट, आप सब लोगों का देखा हुआ होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ सही युग्म नहीं है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो रहेगा। साथियों, पादप से संबंधित और ढेर सारे प्रश्न अगर आप लोग करना चाहते हो तो हमारे न्यू एप्लीकेशन पर, है ना, अपने न्यू एप्लीकेशन पर सारा मैटर अवेलेबल है। टॉपिक वाइज वीडियोस भी अवेलेबल हैं और उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है ना। और बहुत ही कम कीमत में, लास्ट ईयर जो कीमत थी उससे बिल्कुल कम प्राइस में अब साथ में वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए गए हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप विजिट करके ज़रूर देखें। 2-3 वीडियो फ्री के भी हैं उसमें, वो आप देख करके पता लगा सकते हैं किस प्रकार का मैटर है। राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों किताबों पर आधारित वो प्रश्न रहेंगे और काफ़ी अधिक संख्या में प्रश्न भी टॉपिक वाइज वहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, पादपों में जड़ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक, रेशेदार जड़ में प्राथमिक जड़ का अभाव होता है एवं यह मुख्यतया एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। दूसरा, पादपों में मूल के दीर्घीकरण क्षेत्र में मूलरोम पाए जाते हैं। 3, बरगद के वृक्ष में सहारा देने के लिए जड़ें पाई जाती हैं जिसे प्रोप मूल, प्रोप रूट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कथन सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए मित्रों, पहला और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? देखिए, जो मूल रोम है ना, वो जड़ के परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो मूल है या मूल रोम जो है वो मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं, जो पादप है उसके परिपक्व क्षेत्र के, जड़ के परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। जबकि दीर्घीकरण क्षेत्र में मूल के आकार में वृद्धि होती है। तो दीर्घीकरण क्षेत्र में तो मूल के आकार में वृद्धि होगी, इसलिए तो दीर्घीकरण क्षेत्र इसको बोला गया है। लेकिन जो मूल रोम है वो पाई जाएगी कहाँ पे, परिपक्व क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जड़ के परिपक्व क्षेत्र में मूल रोम आपका पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका केवल 2, यहाँ पे असत्य कथन है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है साथियों, पुष्प के संदर्भ में निम्न में से एक मिनट, प्रश्न नंबर 3, ये आपका प्रश्न नंबर 2 और ये आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 है, पुष्प के संदर्भ में निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। इधर सूची दे रखी है, इधर सूची नंबर 2 दे रखी है। सूची 1 में आपको जैसे पुष्पों का गुच्छा, उसके सामने लिखा गेंदा, परागण हेतु कीटों को आकर्षित करना दलपुंज, पुष्प कलिका की सुरक्षा बाह्य दलपुंज, बीजांड पुंकेसर। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, ये अपना चौथा प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर क्या होंगे आप लोग सोच लीजिए। बहरहाल मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा, यहाँ पे देखिए असंगत युग्म को चुनना है तो बीजांड इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बीजांड पुष्प के मादा जननांग स्त्री केसर के अंडाशय में पाए जाते हैं। पुंकेसर तो नर जननांग है। ठीक है, तो
असंगत युग्म हो जाएगा ये। बाकी पुष्प, गेंदा जो है वो एक पुष्प न होकर के पुष्पों का क्या है, गुच्छा है साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से असंगत युग्म होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 की केसर मसाला बनाने के लिए, जो केसर अपने काम में लेते हैं घरों में, वो बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ता, पंखुड़ी, बाह्य दल या वर्तिकाग्र? तो इसका उत्तर होगा वर्तिकाग्र। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर साथियों सही रहेगा, है ना। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, अगर यहाँ पे वर्तिकाग्र की जगह वर्तिका भी होता तब भी आंसर क्या होता, फिर वर्तिका आंसर होता। ठीक है, तो वर्तिका और वर्तिकाग्र दोनों का ही उपयोग किया जाता है केसर मसाला बनाने में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? पादपों में स्वपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम कहते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक, प्रकाश संश्लेषण में पादप सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में संचित करते हैं। दूसरा है आपका, यह तो बिल्कुल देखिए ठीक ही पॉइंट है, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। फिर है पादप प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक जल मृदा से मूल द्वारा प्राप्त करते हैं, आवश्यक CO2 पत्तियों के रंध्र द्वारा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो जल है वो तो प्राप्त करते हैं मृदा से मूल यानी जड़ के द्वारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो ये भी देखिए बिल्कुल ठीक ही पॉइंट है, कोई गलत चीज़ इसमें भी नहीं है। फिर है तीसरा, प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक हरा प्रकाश संवेदी वर्णक क्लोरोफिल केवल पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक हरा प्रकाश संवेदी वर्णक ना, प्रकाश संवेदी जो हरा वर्णक है वो जो क्लोरोफिल है वो केवल पत्तियों में पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, देखिए पादप का जो भी हरा भाग है उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल के कारण ही जो वो साथियों हरा रंग होता है। तो पत्तियों में तो पाया ही जाता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे टमाटर का पौधा है उसका तना भी हरा होता है, तो उसके तने में भी जो वो साथियों आपका क्लोरोफिल पाया जाता है और वहाँ पर भी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक, और भोजन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, केवल 3, है ना। क्योंकि केवल पत्तियों में पाया जाता है ऐसी बात हम नहीं बोल सकते, पत्तियों में तो पाया जाता ही है, इसके अलावा भी अन्य भागों में पाया जाता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ है। इस प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्सीजन प्राप्त हुई जल से ही होगी। फिर इसमें CO2 का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के रूप में अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए अपचयन हो रहा है। ठीक है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर फिर गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो वो इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया इक्वेशन वो पूरा एक प्रकार से पूर्ण रूपेण सही नहीं है, क्योंकि सही इक्वेशन क्या होता है? 6CO2 संतुलित इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, प्लस 12H2O। ठीक है, इसके बाद में क्लोरोफिल, ठीक है, और प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। उससे क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O, 6 जल के अणु बनेंगे प्लस 6 आपके ऑक्सीजन के अणु बनेंगे। ठीक है, ये सही इक्वेशन रहेगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही, सॉरी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। ठीक है साथियों, प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें और प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें, तो प्रश्न 7 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए, पादपों में अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है, यानी मंड के रूप में संचित होता है। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही बात है। फिर है मरुद्भिद पादप यानी जो मरुस्थल में पाए जाते हैं, जैसे नागफनी, अधिक वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए रात्रि में CO2 ग्रहण कर एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, और इसी वजह से वो हरे बने रहते हैं काफ़ी समय तक, इतनी गर्मी में भी। फिर है सी, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति को आयोडीन परीक्षण द्वारा सिद्ध करते हैं। बिल्कुल स्टार्च का परीक्षण आयोडीन परीक्षण, है ना, सब लोगों को पढ़ा हुआ है।
तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो असत्य कथन ऑप्शन डी हो जाएगा बिना पढ़े, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। इसमें मृदा से जल के साथ अवशोषित खनिज लवणों की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश संश्लेषण में भाई मृदा से जो जल मृदा से जड़ों ने जो जल अवशोषित किया है उसकी आवश्यकता तो होती है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, असत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटाहारी पादप है, यानी कि कीटों का हरण करने वाला, कीटों को खाने वाला पादप कौन सा है। अब साथियों आपको यकीन नहीं होगा, ये जो प्रश्न है ना, ये IAS 2008 में प्री में आया हुआ, IAS प्री 2008 का प्रश्न है। देखिए प्री में IAS में भी ऐसे प्रश्न आते हैं और अच्छा प्रश्न इसको आप मान सकते हैं, रीट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। सबको मैंने बता दिया है साथियों, बताया भी, पढ़ाते समय ही बताया था। घटपर्णी पादप जो है वो कीटाहारी पादप होते हैं। घटपर्णी पादप है, यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, ये कीटाहारी पादप है ना, कीटभक्षी पादप हैं, क्योंकि दलदले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 और 10 को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बोरोन, जस्ता, सोडियम और ताम्र। देखिए साथियों, सोडियम है ना, जो सोडियम आपका है ना, वो पौधों के लिए नहीं बल्कि जंतुओं के लिए अनिवार्य पोषक तत्व है। तो बोरोन हुआ, जस्ता हुआ, तांबा हुआ, ये तो बिल्कुल पौधों के लिए रहेंगे, लेकिन सोडियम है ना, सोडियम जो है वो अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये जंतुओं के लिए ज़रूर है बट पौधों के लिए नहीं। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10 की बात प्रश्न नंबर 10 की बात करें। पादपों में जल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पादपों में पाइप नुमा वाहिकाओं के द्वारा मूल से अवशोषित जल ऊपर तक पहुंचाया जाता है, जो कि जाइलम उत्तक का भाग है। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। जाइलम में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं इसमें। फिर है, मृदा में जल का सर्वाधिक अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई, भूमि से तो जड़ के जो मूल रोम हैं वही करेंगे, है ना, जल का अवशोषण। फिर है, मूल में जल के अवशोषण का कारण परासरण दाब होता है, जबकि जाइलम में जल के परिवहन का कारण मूल दाब होता है। ठीक है, तो ये आपका कथन बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है साथियों, पादपों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कथन 3 आपका असत्य है, क्योंकि मूल में जल के अवशोषण का प्रमुख कारण मृदा में जल की उच्च सांद्रता का होना है, जबकि मूल रोम की कोशिका में जल की सांद्रता का कम होना है। इसी कारण मृदा एक अति पराश्रयी विलयन के रूप में, जबकि कोशिका अल्प पराश्रयी विलयन की भांति कार्य करती है, जिससे परासरण दाब उत्पन्न होता है एवं जल का मृदा से कोशिका में परासरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा साथियों। ऑप्शन नंबर 3, केवल ऑप्शन कथन नंबर जो 3 है वो असत्य कथन है यहाँ पर, बाकी सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, पादपों में पोषक तत्वों एवं भोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। एक, इनमें खनिज तत्वों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये तो सही पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा, इनमें भोजन का परिवहन पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम के द्वारा होता है। भाई ये बात भी सही है, फ्लोएम का यही कार्य है। तीसरा, इनमें भोजन का परिवहन ऊर्जा की सहायता से स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, ये गलत पॉइंट है साथियों, स्टार्च के रूप में नहीं बल्कि इस प्रक्रम में संचित भोजन सुक्रोज के रूप में, है ना, सुक्रोज के रूप में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा, यानी कि केवल 3, जिसमें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, यही असत्य है। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पादपों में उत्सर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब ये उत्सर्जन से संबंधित आ गया। एक, ये अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका की रिक्तिका में संचित करते हैं। तो मैंने आपको
जब आपका पढ़ाया था कोशिका वाला चैप्टर, उसमें बताया भी था कि जो पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती हैं, है ना, रसधानियाँ जिनको बोलते हैं, ये काफ़ी मात्रा में होती हैं, है ना। तो इनको कचरा पात्र भी कहा जाता है कोशिका, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करती हैं, इसीलिए इनको कचरा पात्र कहा जाता है रिक्तिकाओं को कोशिका का। ठीक है, तो पादप कोशिका में तो वैसे भी बड़ी होती हैं, इसलिए ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल ठीक है, कोई असत्य कथन नहीं है, तो सही पॉइंट है। फिर है, ये रंध्रों द्वारा O2 CO2 एवं जलवाष्प का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये देखिए बिल्कुल, जलवाष्प हुई का कोई गैसों का आदान प्रदान हुआ, सारे रंध्रों के द्वारा ही होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत पॉइंट है, ये गलत कथन है ना। उत्सर्जन होता है, यहाँ बोला नहीं होता। फिर है, ये ठोस अपशिष्टों को गोंद, रेजिन, छाल या पुरानी पत्तियों में संग्रहित कर निष्कासित करते हैं। भाई जो ठोस अपशिष्ट होते हैं वो गोंद के रूप में, है ना, छाल पर जो कुछ चिकना चिकना पदार्थ आ जाता है, पुरानी पत्तियों में संग्रहित एक प्रकार से करके निष्कासित अपने से कर देते हैं, और पत्तियां टूट के गिर जाती है तो वो अलग हो जाता है पौधे से। तो ये भी पॉइंट सही है। तो केवल और केवल कथन नंबर 2 जो है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। केवल दूसरा कथन आपका गलत रहेगा। प्रश्न नंबर 13 की अगर बात करूं तो प्रश्न 13 कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। इधर पादप हार्मोन और इधर कार्य दिए हुए हैं। देखिए जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। जिब्रेलिन हार्मोन का क्या कार्य है? जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य है तने की लंबाई में वृद्धि करना। ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? ऑक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो साथियों प्रकाशानुवर्तन का कार्य जो वो ऑक्सिन हार्मोन करता है। एब्सिसिक एसिड का क्या काम है? एब्सिसिक एसिड का काम है वृद्धि संबंधक यानी वृद्धि को रोकने का कार्य। फिर है साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका विभाजन को प्रेरित करने का कार्य जो वो साइटोकाइनिन करता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा, सही उत्तर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 1 2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ए का संबंध 3 से, बी का 4 का, सी का 1 से और डी का 2 से संबंध बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? ठीक है, असंगत युग्म पूछा है। द्विविखंडन लिस्मानिया, विखंडन स्पाइरोगायरा। इधर तो ये जनन विधियां दी गई हैं और इधर इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो क्या द्विविखंडन का उदाहरण है लिस्मानिया? बिल्कुल सही पॉइंट है, द्विविखंडन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा विखंडन, स्पाइरोगायरा में खंडन या विखंडन ही होता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर है पुनरुद्भवन तारा मछली, क्या ये सही है? इसको डिस्कस करेंगे। फिर है मुकुलन, बिल्कुल हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया के द्वारा। और मुकुलन के अलावा साथियों पुनरुद्भवन की क्रिया भी हाइड्रा में होती है। अब पुनरुद्भवन होता क्या है? पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें एक बहुकोशिकीय जीव के शरीर का कोई भी एक टुकड़ा पूरे शरीर का निर्माण कर देता है। यानी कि एक ऐसी जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि, जिसमें किसी बहुकोशिकीय जीव के शरीर का कोई भी एक हिस्सा, है ना, कोई भी एक भाग, टूटा हुआ भाग संपूर्ण जीव का निर्माण करने में सक्षम अगर हो तो वो जीव पुनरुद्भवन की की क्षमता रखता है। तारा मछली में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, लेकिन साथियों केवल इसकी कटी हुई भुजा पुनः उत्पन्न ये कर सकती है। जैसे छिपकली में भी पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, लेकिन केवल उसकी पूंछ वापस आ सकती है। छिपकली की पूंछ कट के अलग हो गई तो उससे एक नई छिपकली नहीं बन सकती। लेकिन हाइड्रा में जो पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, प्लेनेरिया में जो होती है ना, इनका एक अलग हुआ हिस्सा भी पूरे जीव का निर्माण कर देता है, इसलिए इनमें पुनरुद्भवन की क्रिया होगी, तारा मछली में नहीं होगी। हाँ, पुनरुद्भवन की क्षमता जरूर पाई जाती है तारा मछली में, लेकिन पुनरुद्भवन अगर सही रूप में देखें तो पुनरुद्भवन क्या होता है कि जो आपका बहुकोशिकीय जीव है उसके शरीर के का कोई भी कटा हुआ हिस्सा और उस हिस्से से साथियों पूरे जीव का ही निर्माण हो जाए, तो वो है पुनरुद्भवन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, असंगत युग्म है, तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 15 की मैं अगर बात करूं तो प्रश्न 15 में भी सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अलैंगिक जनन का प्रकार और इधर उदाहरण दिए हैं। पत्ती का कायिक जनन, पत्ती द्वारा कायिक जनन किस में होता है साथियों? पत्थर चट्टे में होता है, बताया हुआ मेरा आपको। ठीक है, पत्थर चट्टे में होता है, यानी कि ए का संबंध 3 से है। पत्थर चट्टे को ब्राइफिलम अपन बोलते हैं। फिर है मूल द्वारा, यानी कि जड़ द्वारा। जड़ द्वारा किसका होगा? जड़ द्वारा सीधी सी बात है, शक्करकंद जो वो जड़ द्वारा ही होती है, मूल द्वारा ही होती है ना। तने द्वारा कायिक जनन, तने द्वारा कायिक जनन अदरक में होता है। ठीक है, फिर है बीजाणु द्वारा आपका अलैंगिक जनन, ये राइजोप्स में होता है। तो यहाँ पर यही आपके रहेंगे, यानी कि सबसे पहले ए का संबंध 4 से, और ए का संबंध 3 से, बी का संबंध 4 से, सी का संबंध आपका रहेगा 1 से, और डी का संबंध 2 से। तो ऑप्शन आपका जो बनेगा वो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर साथियों बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 और ये प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 16 क्या है देखिए, उत्तक संवर्धन तकनीक लैंगिक जनन से मुख्यतः अलग है क्योंकि ए, इनमें केलस का निर्माण होता है, 2, इनमें आनुवांशिक क्लोन प्राप्त होते हैं, और सी है इसमें संक्रमण की संभावना नगण्य होती है, डी है उपयुक्त सभी। उत्तक संवर्धन तकनीक लैंगिक जनन से मुख्यतः अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें केलस का निर्माण होता है, बिल्कुल सही पॉइंट है। इसमें आनुवांशिक क्लोन प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही बात है। इसमें संक्रमण की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही चीज़ है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर जो वो रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, देख लीजिएगा इसको। फिर है प्रश्न नंबर 17, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। पहला, इसमें गतिशील नर युग्मक अचल मादा युग्मक से संलयित होकर आनुवांशिक रूप से नए संतति पादप का निर्माण करता है। दूसरा, पपीता एकलिंगी जबकि गुड़हल द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। 3, स्त्री केसर के अंडाशय में स्थित अंड कोशिका के निषेचन हेतु स्वपरागण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर पूछा है असत्य कथन का चुनाव करना है। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर जो असत्य कथन रहेगा ऑप्शन ए क्या, देखिए इसमें गतिशील नर युग्मक अचल मादा युग्मक से, है ना, पादपों में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भाई पादपों में जो अंडाशय है वो पुष्प में स्थिर ही रहता है, और जो नर युग्मक वो स्वपरागण या परपरागण के द्वारा आता है और मादा युग्मक से क्रिया करता है। तो ये पॉइंट तो सही है। पपीता एकलिंगी है, बिल्कुल ठीक है। गुड़हल द्विलिंगी पुष्प है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, स्त्री केसर के अंडाशय में स्थित अंड कोशिका के निषेचन हेतु स्वपरागण, बिल्कुल स्वपरागण आवश्यक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्वपरागण ही हो, परपरागण भी हो सकता है ना, परपरागण भी हो सकता है, स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। केवल स्वपरागण ही आवश्यक है ऐसा नहीं है, तो परपरागण भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर अगर ऑप्शंस की दृष्टि से देखें तो ऑप्शन आपका 3 है ना, ये गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि जो तीसरा कथन है वो ये बता रहा है कि भाई स्वपरागण से ऐसा होगा, तो स्वपरागण थोड़ी है, स्वपरागण कोई जरूरी थोड़ी है, आवश्यक थोड़ी है वो। हाँ, हो सकता है उससे भी, बट आवश्यक थोड़ी है वो कि वो होगा तभी होगा, नहीं, परपरागण भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने कि निम्न में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है युग्मक जनन, निषेचन, परागण, फल एवं बीज, फिर अंकुरण। बी है युग्मक जनन, फिर परागण, फिर निषेचन, फिर फल एवं बीज, और फिर अंकुरण। ठीक है, और सी है युग्मक जनन, परागण, निषेचन, अंकुरण, फल एवं बीज। डी ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्रों इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका, सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी होना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या आएगा देखिए, सही जो आपका क्रम है वो देखिए, सबसे पहले युग्मक जनन होगा, फिर परागण होगा, ठीक है, स्वपरागण या परपरागण विधि से, उसके बाद में निषेचन की क्रिया होगी, और फिर अंडाशय किस में बदलेगा, फल एवं बीज में बदलेगा, और फिर बीज
को अपन कहीं बोएंगे तो फिर उसका अंकुरण होगा। तो ऑप्शन बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों बनता हुआ नज़र आ रहा है, बाकी नहीं होंगे। तो ऑप्शन आपका जो बी है वो सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप सही मानिएगा। इस प्रकार से साथियों इस टॉपिक के प्रश्न भी अपने कंप्लीट होते हैं। कल जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो 1 मिनट में बताना चाहूँगा आपको कि किस टॉपिक के प्रश्नों को अपन करेंगे कल। तो कल साथियों हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जो आपके मानव शरीर में जो तंत्र हैं, है ना, उनके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, तो वो टॉपिक आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपका टॉपिक तो क्लियर किए हुए हैं पहले से ही, है ना, और आपको पढ़ाया भी हुआ सारा कुछ। लास्ट ईयर तो सारा कुछ आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था, इस बार पूरा का पूरा मैटर एप्लीकेशन पर आपको पूरा पढ़ा दिया साथियों। मात्र 4 महीने में अकेले ने मैंने सारा सिलेबस रीड का करवाया। बाकी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं 4-4 महीने से आधा 60% 70% मैटर ही उन्होंने अभी तक दिया, पूरा मैटर करवाया तक नहीं है। ठीक है, तो रीड का मैटर भी अभी तक पूरा नहीं करवाया है। तो आपको कहना चाहूँगा कि देखिए आप जुड़ें ज़रूर, है ना, और नए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको साइंस का, हिंदी का, साइकोलॉजी का, गणित का सारा मैटर मिलेगा। और आप डेमो वीडियोस देख सकते हैं। डेमो वीडियो को देखने के बाद ही आप उसको परचेज़ कीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में 280-300 रुपये में आता ही क्या साथियों। एप्लीकेशन के सर्वर की फ़ीस लगती है इतनी, तो नॉर्मल प्राइस है, कुछ ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज़ तो कोई आवश्यकता ही नहीं, किसी को बाध्य थोड़ी किया जा सकता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रश्न अगर और अधिक आप करना चाहते हैं, राजस्थान बोर्ड के भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए और बहुत ही कम कीमत में 57 वीडियोज़ हैं और 1500 से अधिक प्रश्नों की PDF आप लोगों का वहाँ वेट कर रही है। कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। रीट साइंस टॉपिक वाइज प्रश्न RBSC प्लस NCERT नाम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करें, कुछ सुधार करना है तो। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार का अच्छा मैटर आपके लिए अवेलेबल यहाँ मैं करवाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।